अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। ईरान अमरीका जो तनाज़ा चल रहा है उसके हवाले से जो आज ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है, ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए जो एक रिवाइज्ड प्रपोजल है वो अमरीका को भिजवा दिया है। और ये जो रिवाइज्ड प्रपोजल है ये कल यानी कि जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाया गया है। पाकिस्तान का इसके हवाले से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और एज अ मीडिएटर यूजली पाकिस्तान इसके हवाले से मोहतात रवैया ही अपनाता है। बैकग्राउंड इसका ये है कि इससे पहले भी पाकिस्तान के ही ज़रिए जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो एक सेट ऑफ प्रपोजल्स जो है वो अमेरिका को दिया गया था, लेकिन वो जो तजावीज़ थी अमेरिका ने मुस्तरद कर दी थी, क्योंकि उन तजावीज़ में कहा जाता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के कोई तजवीज़ शामिल नहीं थी। सिर्फ ईरान ने ये तजवीज़ की थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है उसको पहले मरहले में हल कर लिया जाए और जब वो हल हो जाए और जंग का एक परमानेंट सोल्यूशन निकल आए तो उसके बाद जो बाकी कंटेंशियस इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने उसको मुस्तरद कर दिया और फिर पाकिस्तान की काविशों से एक जो रिवाइज्ड प्रपोजल है वो अब अमरीका को दिया गया है। अब अमरीका का उसके हवाले से क्या जवाब आता है, इसके हवाले से शहबाज मुख्तलिफ इतलात हैं। अमरीकी मीडिया तो जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को अननेम्ड को कोट करते हुए कि शायद अगर दोनों जो फरीकैन हैं थोड़ी लचक दिखाएं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डील। लेकिन जाहिर है कि हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं कि शायद मुज़ाकरात का पहला दौर भी हुआ था, उस वक्त भी ये लगा कि शायद दोनों एक किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन लास्ट मिनट पर चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि एटलीस्ट जो डिप्लोमेसी है वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है डिस्पाइट ऑल द रेटरिक एंड एवरीथिंग। कामरान, जो ये खबर है ये उसी तनाजुर में है जो पिछले चंद दिनों से स्टेटमेंट्स आ रही थी। पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी ये सामने आई कि जो डिप्लोमेसी का जो दरवाज़ा अभी भी बंद नहीं हुआ और सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था कि ईरान के पास टाइम बहुत कम है और ईरान को जल्दी करनी चाहिए जवाब देने में, और ईरान ने अपना जवाब दे दिया है एंड द बॉल इज अगेन बैक इन द कोर्ट ऑफ द यूएस। बट इसमें जो एक चीज़ अहम है वो इसकी टाइमिंग है। आपको पता है कि 2 माह हो गए मुकम्मल जंग को, और जो अमेरिकन लॉ है जिसके तहत जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है या कोई भी सदर पार्लियामेंट की उनकी जो कांग्रेस है उसकी मंजूरी के बगैर अगर वो जंग जारी रखेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट ऑलरेडी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो अब गालबन ये वो स्टेज है जहाँ पे एक तरफ तो ईरानियन जो प्रपोजल है वो वापस चला गया है और दूसरा इसके ऊपर जो अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी दबाव है कि वो जंग को खत्म कर दो। इस बैकग्राउंड के अंदर ये जो प्रपोजल गया वापस, इसकी क्या अहमियत बनती है सारी? देखिए, एक तो जो आपने जिक्र किया कि अमरीकी जो कानून के मुताबिक वो तो पीरियड ख़त्म हो गया, अगर उन्होंने 30 दिन के लिए एक्सटेंड भी करवाना है तो कांग्रेस से एक करारदाद जो है वो मंजूरी लेना पड़ेगी, जिसका भी कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो अमरीकी ओहदेदार हैं, जो अमरीकी मीडिया को वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि ये तो जो जब जंगबंदी हुई थी 8 अप्रैल को, ये तो उसी दिन से जो जंग है वो तो ख़त्म हो गई थी, वो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब जो इस प्रपोजल की अगर आप बात करें, आई थिंक क्योंकि जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, पिछले अगर आप 3-4 दिनों में देखें, वैसे तो जो इंटरनेशनल जो मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी थी इन टर्म्स ऑफ जो तेल की कीमतें हैं, लेकिन जब से अमरीकी सदर ने ये बयान दिया कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है उसको वो जारी रख सकते हैं, 1 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एकदम हमने देखा कि फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें स्पाइक की। इसकी वजह से जो पूरी दुनिया में एक कंसर्न पाया जाता है, क्योंकि अनलाइक ये पहले भी जिक्र हो चुका है कि ईरान अमेरिका का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये इसलिए मुख्तलिफ है कि ये वाला जो स्टेलमेट है, ये जो स्टेटस को ये बरकरार नहीं रह सकता। आइदर वे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है इसको हल होना है, तो इसलिए शायद अभी भी कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी है उसको मौका दिया जा रहा है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक कि वाई कल बल्कि ट्रंप ने ये कहा भी कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल आर अवेयर कि ये जो जिस लेवल पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बातचीत वो कह रहे हैं कि अब टेलीफोनिकली हो रही है, राब्ते उस तरीके से हैं, हम फिजिकली अगर पाकिस्तान नहीं भी जा रहे लेकिन बातचीत हो रही है। इसमें जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक ये जो विंडो है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि पेंटागन ने कोई एक ब्रीफिंग भी दी है अमेरिकी सदर ट्रंप को कि मुमकिन तौर पर ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर एक शॉर्ट एंड स्विफ्ट एक ऑपरेशन किया जाए तो क्या वो फीजिबल है। बट ओवरऑल जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि आज 1 मई है और इसी महीने यानी कि मिड ऑफ दिस मंथ और उससे थोड़ा पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन जाना है और ये बहुत अहम दौर है। ऑलरेडी ईरान जंग की वजह से ये मुतासिर हो चुका है, डिले हुआ है और बार बार इसको रीशेड्यूल नहीं करेंगे। तो बहुत से मुबसरीन का ये ख्याल है
कि एक तो ये सिल्वर लाइनिंग इसके अंदर ये है कि शायद अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं अपने इस दौरे से पहले कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे कि एक दफ़ा फिर ऑल आउट वॉर हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उनका जो दौरा है वो खटाई में पड़ जाएगा। दूसरा उसके अंदर ये बात कही जा रही है कि वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट शी से मिलने से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा समिट होगा, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ ईरान अमेरिका जंग नहीं बल्कि और बहुत से इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होनी है, तो वो चाहते हैं कि उससे पहले ये ईरान की जंग जो है ये वाइंड अप हो जाए, उसको एज अ सक्सेस स्टोरी के तौर पर भी वो पेश करें और फिर बाकी जो एजेंडा उसको भी लेकर आगे चलें। और इनफैक्ट एक और जो चैटर है इवन इस्लामाबाद के अंदर भी कि शायद जो अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा है चीन का, उसको वो इस तरीके से लिंक करना चाहते हैं कि अगर उस दौरान ईरान के साथ कोई समझौता हो जाता है तो हो सकता है कि चीन जाने से पहले या वापसी के ऊपर वो स्टॉप ओवर कर सकते हैं इस्लामाबाद में और वो डील साइन कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक बहुत से जो फैक्टर्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल डिफरेंसेस दोनों जो मुल्कों के दरमियान इश्यूज के ऊपर बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बाकी कंपेलिंग फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाते हैं कि शायद एक समझौता जो है वो मुमकिन है और हो सकता है। कामरान, अमेरिका से कॉन्ट्राडिक्टरी दो खबरें आ रही हैं, दो किस्म की। एक तो वहां से ये खबर आ रही है जिसका आपने जिक्र किया कि एक बहुत शॉर्ट और स्विफ्ट जो ऑपरेशन किया जाए जिससे ईरान को मजबूर किया जा सके वो दोबारा वो जो मुज़ाकरात भी शुरू करे और उनकी अमेरिकन जो टर्म्स है उसको भी माने। लेकिन जो हम देख चुके हैं पिछले कम से कम जो पहले 40 दिन थे जंग के, ईरान जो है किसी किस्म का भी इस तरह का दबाव जो है वो शायद ना ले। उसके साथ ही दूसरी खबर ये आ रही है कि जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है अमली तौर पर, अब सिर्फ जो टर्म्स हैं जंगबंदी की वो तय होना बाकी है। तो ये एक डिसेप्शन भी हो सकती है अमेरिकन मीडिया की तरफ से, अमेरिकन मीडिया की तरफ से तो नहीं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मीडिया जिसको आगे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको पोर्ट्रे कर रहा है। इसके साथ एक और जो चीज़ है, जो स्टेटमेंट आई है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कि जो स्टेट ऑफ हरमूज है उसके ऊपर किसी भी किस्म का यूनिलैटरल जो कंट्रोल है ईरान का वो जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये कोई इंडिकेशन इस तरफ है कि इस तरह की कोई चीज़ जो ईरान की तरफ से जो प्रपोजल गया है उसमें वो शामिल हो और उसको प्रियम्प्ट कर रहा हो मुत्तहिदा अरब अमारात कि ऐसी कोई चीज़ एक्सेप्ट ना, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप देखें यूएई की जो पोस्चरिंग है वो पिछले एक हफ्ते से थोड़ी सी वो एग्रेसिव हुई है इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शन टू द होल सिनारियो। पहले वो डिफेंसिव के ऊपर थे और जब से उन्होंने ओपेक इससे निकले उसके बाद वो वन आफ्टर अनदर एक एग्रेसिव मैयर ले रहे हैं। अपने सिटीजन का भी उन्होंने जो बैन कर दिया है उन्होंने कि वो ईरान, लेबनान और गालबन एक और कंट्री जो है इराक, वो उसका ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर ओपेक की जो तंजीम है वो छोड़ दी है और यहाँ पे भी एक एग्रेसिव पोस्चरिंग ले रहे हैं। तो इस सारे बैकग्राउंड के अंदर अगर ये जंगबंदी होती है इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात कहाँ पे खड़ा होगा? देखें, इस पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोर देन द यूएई, बाकी कंट्रीज भी जो गल्फ के हैं उनका जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये अगर कोई भी सोल्यूशन इसका निकलता है तो एक परमानेंट सोल्यूशन हो, ये ना हो कि हर कुछ अरसे के बाद ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए और फिर सारे मामला ख़राब हो। उसमें आई थिंक इसको देखने का, क्योंकि कल बहुत अरसे के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमनाई, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया, ऑडियो वीडियो नहीं है, स्टिल उनका एक रिटन स्टेटमेंट है और उसमें जो उन्होंने जिक्र किया, एक तो उन्होंने बज़ाहिर जो स्टेटमेंट्स का अगर आप पूरा अहाता करें तो ऑलरेडी वो विक्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये जंग तो हम जीत चुके हैं। दूसरा जो उन्होंने जिक्र किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, उन्होंने जो अमेरिका का, जो ईरान का पहले भी ये मौक़िफ़ है कि वो एक रीजनल फ्रेमवर्क की मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं और अमेरिका को वो बाईपास करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, हम अपने जो पड़ोसी हमारे मुल्क है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जो पूरे रीजन को बेनिफिट करेगा और अमेरिका उसमें शामिल नहीं होगा। तो जो मेरी भी डिप्लोमेटिक सोर्सेज से मालूमात हैं, एक तरफ तो अमेरिका के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रीजन के कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, खास करके ओमान के डायरेक्ट स्टेक्स हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से होते हुए वहाँ पर गए थे और कुछ जॉइंट कंट्रोल की बात हुई थी, लेकिन वहाँ से जो खबरें आई, जो इंडिकेशन आई कि शायद ओमान ने कोई इतना फेवरेबल नहीं है कि इसके ऊपर कोई टोल शोल लगाया जाए, क्योंकि ओमान के बाकी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और कोई भी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो बेशक यूएई को तो आप छोड़ दें, सऊदी अरब है, कतर है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का जो अगर आप बयान देखें, इन प्रिंसिपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा क्लियर पोजीशन है कि जो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तहत इसको खुलना चाहिए। वाटरवे है जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ दुनिया की बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी मुतासर हो रही है। हालांकि पाकिस्तान को चलें कुछ तो वो इजाजत है, बट पाकिस्तान चाहता है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत जो है उसमें कॉस्ट बढ़ती है। अगर आप इजाजत है भी तो बट कॉस्ट तो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें जो पॉइंट है ना, जो यूएई का भी जो आपने कंसर्न की बात की,
तो शायद वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो प्री वॉर से पहले वाली सिचुएशन थी कि उसमें कोई टोल नहीं था, बाकी कोई चीज़ें नहीं थी, तो उसी तरह का अरेंजमेंट होगा। और इसी तरह की बात जो है बाकी गल्फ कंट्रीज भी कर रहे हैं, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि इसी हफ्ते एक गैर मामूली इजलास भी हुआ था सऊदी अरब में गल्फ कंट्रीज का, और उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया सामने आया था, तो उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से बड़ा क्लियरली उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया कि उसको रीओपन होना चाहिए, और रीओपन पुराने जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत होना चाहिए। इसमें जो डिस्प्यूट जो हार्ड सेल है, डिस्प्यूट जो इसके अंदर था, कॉन्फ्लिक्ट तो इतना कि जब चीजें अमन की तरफ जाना शुरू हो गई थी, लेबनान का सीज फायर हो गया, उसके बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खो रहे हैं। ये तो अमेरिका ने काम खराब किया ना। व्हाइट हाउस से जो एक स्टेटमेंट आई कि नहीं अब हमने ईरान का ब्लॉकेट शुरू कर दिया, तो चीजें तो वहां से खत्म हुई। तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोली गई थी तो उसके ऊपर कोई टॉल की इस किस्म की बात नहीं हुई थी। उस वक्त जो उन्होंने खोला भी था, उन्होंने कहा था कि एक तो जब तक ये सीज फायर है आर्जी तौर पर हम उसको रीओपन करते हैं, और जो ईरान ने जो डेजिग्नेटेड जो भी वो वाटरवे था, रूट था, उसके तहत उनके साथ उनकी नेवी के उनकी कंट्रोल में, तो वो भी उसको करते हुए। लेकिन जो नेवल ब्लॉकेड था वो तो पहला राउंड जब बेनतीजा रहा था, तो उसके बाद नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया था। और जो ईरान और मेरे ख्याल में जो रीजनेबल है कि जो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जब रीओपन किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आर्जी तौर पर, तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसके बदले जो अमेरिका है वो नेवल ब्लॉकेड खत्म कर देगा टिल द टाइम जो टॉक्स वगैरह हों। लेकिन ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और वो सीज फायर की वायलेशन थी, जिसकी वजह से फिर जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर है, जो अगर आप बयानात देखें पिछले 2-3 दिनों से ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। आज भी ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वो इस जंग का खात्मा चाहते हैं और डिप्लोमेसी के जरिए चाहते हैं। ईरान के सदर का जापान के प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पर रब्ता हुआ, उसमें भी उन्होंने एक कंसिलिएटरी टोन है। तो इसका ये मतलब है कि चीजें किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, वो भी नोबडी वांट्स अ वॉर, बल्कि कुछ जो रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे ईरान के जो अवाम है वो भी, और जंग जो है वो कोई तमाशा या एंटरटेनमेंट नहीं है जिसके नुकसानात आते हैं यू कांट एक्चुअली इमेजिन। तो इसलिए जो ईरान के अवाम है, पूरा जो रीजन है, वो भी चाहता है कि एक एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी हो। तो लेट्स सी कि ये जो अब तजवीज़ पाकिस्तान के जरिए, नई तजवीज़, रिवाइज तजवीज़ ईरान ने जो दी है पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को, उसमें एक तो नंबर 1 के उसमें है क्या, यानी कि क्या उसमें जो कंसर्न्स अमेरिका के पहले थे उनको एड्रेस किया गया, रिफ्लेक्ट हुआ है जो नए रिवाइज प्रपोजल है, और फिर अमेरिका का क्या इसके हवाले से रद्द-ए-अमल होगा, उस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि इस ईरान अमेरिका जंग के जो मनफी असरात हैं वो मुसलसल पूरी दुनिया पर, खास करके पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तेल की कीमतों में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल एक मरतबा फिर हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा किया है, और पेट्रोल की कीमतों में कोई अराउंड 6.5 रुपये, और इसी तरीके से जो डीज़ल है कोई 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। हालांकि ये इजाफा मामूली नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मल हालात में होते तो ये बहुत ज़्यादा इजाफा लगता है। बट ओवरऑल जो इस वक्त हालात हैं, जो पिछले कई दिनों से हमने पैटर्न देखा, जिस तरीके से कीमतों में इजाफा हुआ, तो स्टिल उसको देखते हुए शायद लोगों को खदशा था कि बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बट बिफोर इसके कि हम इस पर बात करें कि वाई ये जो क्या कहते हैं कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी एक छोटी सी एक झलक अगर आप देखें कि जब से ये आपसे कुछ जब ये खबर आई कि ईरान ने एक रिवाइज प्रपोजल जो है वो दिया है अमेरिका को वाया पाकिस्तान, तो ऑल ऑफ अ सडन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतें हैं उसमें हमें एक कमी देखने को मिली है। तो 5% कीमत कम हुई है। हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज। और इमेजिन करें कि अगर वाकई ये कोई डील होती है और ये जंग का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलता है, तो किस तरीके से चीजें फिर पॉजिटिवली टर्न अराउंड ले सकते हैं। कामरान, अभी इस वक्त जो है वो ब्रेंट क्रूड कोई $105 फी बैरल के ऊपर है, और जब जंग शुरू थी $72 के ऊपर था, तो अभी भी काफी डिस्टेंस है। और आपको पता है कल ये कोई $126 से ऊपर गया, फिर वापस आया, अब ग्रेजुअली रिसीड कर रहा है। तो वो जो एक्सियोस की जो एक स्टोरी थी, वहीं से वो सारी चीज़ें ट्रिगर हुई और उसके बाद चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। आपने जिक्र किया पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट था। देखिए, एक तो जो है ना, अभी तक कोई पैटर्न नहीं है तेल की कीमतों में बढ़ने का या कम होने का, या इसकी जो डिटर्मिनेशन के अंदर भी कामरान अब कोई पैटर्न नहीं रहा। जंग शुरू होने से पहले हम हुकूमत जो थी हर 15 दिन के बाद तेल की कीमतें मुकर्रर करती थी, अब फिर वो चले गए वीकली मैकेनिज्म के ऊपर, जो कि एक लिहाज से ठीक था कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी आ रही थी, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि प्राइसिंग के अंदर उनका जी हफ्ते में करना शुरू कर रहे थे, फिर होता
होता यह है कि जब तेल की कीमत जिस हफ्ते एक्सपेक्टेशनों के ज्यादा बने तो गवर्नमेंट जुमेरात को भी प्राइस अनाउंस कर देती, जिस तरह उन्होंने कल किया। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, हुकूमत की वीक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ये निशानदेही करती है कि आप प्राइस मैकेनिज्म को आपने उस तरीके से आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंश्योर नहीं कर सकती कि चीजें मार्केट के अंदर जो है वो स्टेबल रहें, और ये लोगों का भी कसूर है, कंज्यूमर्स का भी, वो लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं जाके। तो बहरहाल सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे प्ले कर रहे हैं। अब जो कल भी कीमत बढ़ी है वो आलमी मंडी में जो कीमत में इजाफा हुआ है उसके ज्यादा हुकूमत ने कल डीजल की कीमत बढ़ा दी है। अच्छा। इसमें बैकग्राउंड इसका ये है कि आपको पता है, हमने पहले भी ये खबर की थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि 80 रुपए फी लीटर आप डीजल के ऊपर लेवी लगाओगे और 80 रुपए फी लीटर आप पेट्रोल के ऊपर भी लगाओगे। पेट्रोल के ऊपर ऑलरेडी जो लेवी थी वो 107 रुपए को भी क्रॉस कर गई थी, तो डीजल के ऊपर 0 लेवी थी। तो ये इस हफ्ते जो है इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक से ज्यादा, तो उसमें वजारत खजाना को यह कहा गया कि अभी जो उसमें गैप रह गया था, जो मजीद लेवी में इजाफा होना था, जिसकी वजह से ये मार्केट के अंदर सारी जो एक सनसनी फैल गई थी, 53 रुपए फी लीटर लेवी में इजाफा आज होना था। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वजारत खजाना को कहा गया कि आप उनसे बात करेंगे, किसी तरीके से इसमें कुछ कंसेशन दे दें। वजारत खजाना एक स्टेज के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं थी बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो 8 मई को IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान का जो केस है अगली किस्त का वो अप्रूव करना है $1.2 बिलियन के लोन के लिए। तो वजारत खजाना के अंदर एक रिलक्टेंस थी। समहाउ बात हुई और बात करने के बाद IMF इस हद तक पाकिस्तान को इजाजत दी कि जो 53 रुपए फी लीटर है आप इसको 2 एक साथ में बढ़ा दें। इतनी उन्होंने मेहरबानी ये की है कि जो आपके ऊपर बोझ आज पड़ना था 53 रुपए फी लीटर का, आज नहीं पड़ा, आधा आज पड़ गया और आधा अगले जुमे को पड़ेगा। अब अगर इस दौरान कीमत नीचे आ जाती, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, फिर तो वो टैक्स तो फिर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब उससे प्राइस बढ़ती है या नहीं बढ़ती वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, रिलीफ शायद फिर रिलीफ की तो बात ही कोई नहीं है ना इसके अंदर। तो वो सीधे सीधे अब इसमें कामरान जो इस वक्त सबसे ज्यादा मसला ये हो रहा है कि एक तरफ तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही, दूसरी तरफ हमारे टैक्सेस भी बढ़ रहे। अगर आप नंबर्स का जायजा ले लें कामरान, ये जो पिछले 6 दिन थे इसमें जो डीजल की कीमत में इंपोर्ट ड्यूटी शामिल करने के बाद भी आलमी मंडी का रेट और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी शामिल कर लें आप, तो 11 रुपए 31 पैसे फी लीटर इजाफा बनता था। और हुकूमत ने आपने जैसे बताया कि 20 रुपए फी लीटर उसमें इजाफा किया। इनके पास जो स्पेस थी उसको इन्हें यूटिलाइज करते हुए अब 29 रुपए फी लीटर जो लेवी है वो डीजल के ऊपर लगा दी गई है। पहला स्टेप आ गया 29 रुपए का, और पीछे इनके पास अभी भी इन्होंने कोई 28 रुपए फी लीटर और लगानी है। टोटल जो लेवी अब दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर होगी वो 132 रुपए फी लीटर हो चुकी है। जो पेट्रोल था उसके ऊपर जो लेवी थी पहले वो थी 107 रुपए 50 पैसे फी लीटर, जिसको वज़ीर आज़म ने कल कम करके 103 रुपए 50 पैसे फी लीटर कर दिया। अभी भी ये कोई जो अंडरस्टैंडिंग है IMF से 23 रुपए ज्यादा है। 23 रुपए ज्यादा इसलिए कि डीजल पे 23 रुपए कम है। एक तो चीज इसके अंदर ये। अब प्राइसेस अभी भी मैं बड़ी दाद देनी चाहिए कामरान, आपने नंबर पे गौर किया कि जो डीजल की कीमत है जो मुकर्रर की है इन्होंने मैक्सिमम प्राइस 399 रुपए 58 पैसे, मतलब 400 से कुछ चंद पैसे नीचे रखे, 42 पैसे साइकोलॉजिकल चले ये भी कर लेते, जहां पे हम 399 रुपए 58 पैसे दे रहे हैं ये भी दे देते। पेट्रोल के ऊपर भी 399 रुपए 86 पैसे, तो यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, 14 पैसे कम रखा है। बहरहाल मार्केट में तेल की कीमत 400 रुपए से भी ज्यादा, वो इसलिए होती है कि फ्रेट का कुछ 1-2 रुपए का इम्पैक्ट आता है। अब आ जाते हैं ये चीज, तो ये कामरान लेवी इस के बावजूद बढ़ रही है कि जो लेवी की कलेक्शन है वो जो टारगेट से ऊपर जा रही है। तो अब टैक्स बढ़ रहा है, आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है और कंज्यूमर जो सफर। अब आ जाता है दूसरा जो क्रिटिकल एरिया है वो है आपका टैक्स FBR। बिल्कुल जो है ना, इतना करने के बावजूद जो नंबर्स बता रहे हैं कोई हौसला अफजा पिक्चर नहीं है। हौसला अफजा जुलाई टू अप्रैल के जो नंबर्स हैं तो शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इवन अगेंस्ट द रिवाइज नंबर्स। वैसे हम इनको काफी देर से कह रहे हैं, आप जो लोग ट्राई कर रहे हैं करते रहे, नतीजा वही निकला जो हमें पता और हमने लिखा हुआ भी और बोला हुआ भी है। लेकिन हुकूमत को हमेशा इनकरेज करना चाहिए, वो जो इकदाम अच्छे करने की कोशिश करे तो हम इनकरेज ही कर रहे हैं, हम उन पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। उनका जो प्राइम मिनिस्टर का FBR का इन्फोर्समेंट का प्लान है, प्राइम मिनिस्टर का FBR ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान है, प्राइम मिनिस्टर का जो FBR का बल्कि जो एक फेसलेस सिस्टम है कस्टम का, तो बहरहाल एफर्ट्स अपनी जगह पे जारी हैं, रिफॉर्म्स हो रही हैं या नहीं हो रही, नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। और जैसा आपने कहा कि सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। नाज़रीन, अगर आप पहले 10 माह का डाटा ले लें और ये डाउनवर्ड जो रिवाइज FBR का टारगेट है उसके अगेंस्ट है। FBR को जो डाउनवर्ड रिवाइज हदफ दिया गया था वो 10,945 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना था और FBR ने किया 10,262 अरब रुपए का। 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो 10 माह के अंदर FBR की टैक्स कलेक्शन के अंदर आ गया है। पहले
पहले ये होता था कि 2 टैक्सेस जो है आपके इंडिविजुअल, उसमें एफबीआर अपना हदफ हासिल कर लेते थे, 2 में कहीं या 1 में उनके वो शॉर्टफॉल आ जाता था। अब जो 4 आपके जो टैक्सेस, चारों के अगेंस्ट एफबीआर को अच्छा खासा शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स में 210 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, 5083 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है। सेल्स टैक्स में बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल है, 382 अरब रुपए का शॉर्टफॉल, 3426 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया था महीने के क्लोज होने पे। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है इसमें 14 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, 673 अरब रुपए एफबीआर ने इकट्ठा किया है। और कस्टम ड्यूटीज में 79 अरब रुपए का फर्क है और 1080 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है। तो मुजमूई तौर पर कामरान 683 अरब रुपए का इनका शॉर्टफॉल है। इसमें एक और जो चीज अहम काम जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है, वो एफबीआर का ये मौकिफ है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका इम्पैक्ट हुआ है, आपकी जो शिपिंग है वो इम्पैक्ट हुई है। ओवरऑल जो चीजें हैं वो इनकी जो रुपया है, जो रुपए का मुस्तहकम होना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी खबर होती है, बट रुपए का मुस्तहकम होना एफबीआर के लिए बड़ी बुरी खबर होती है, क्योंकि डिवैल्यूएशन नहीं होती तो उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इंपोर्ट के ऊपर कामरान अभी भी बावजूद जो भी हालात हैं, इनका 473 अरब रुपया इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर, जो टोटल सारे टैक्सेस हैं इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, 473 अरब रुपया पिछले साल से इन्होंने ज्यादा इकट्ठा किया, वो कुछ 14% के करीब बनता है। तो नंबर्स आर टेलिंग समथिंग कि एफबीआर में तमाम जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। एफर्ट जरूर अपनी जगह पे हो रही होंगी, फेसलेस सिस्टम भी इन्होंने लॉन्च किया, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की भी बात होती है, प्राइम मिनिस्टर इस पे जो है वीकली मीटिंग्स भी लेते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो कोई इतने इनकरेजिंग नहीं। और ये इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि पेट्रोलियम लेवी के रेट्स मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। अब एफबीआर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मौकिफ ये है कि जी पेट्रोलियम लेवी का और एफबीआर की कलेक्शन का आपस में क्या ताल्लुक? इनका ताल्लुक बड़ा सादा सा है। टैक्स चाहे आप लें पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, या थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लें, एट द एंड ऑफ द डे जाके बजट में शामिल होकर बजट का एक प्राइमरी बजट का एक सरप्लस का एक हदफ है 3410 अरब रुपए का आईएमएफ से तय, वो आपने पूरा करना है। वो अगर इधर से शॉर्टफॉल आएगी तो दूसरी साइड पे इंक्रीज आएगा। अच्छा, एक बिल्कुल क्विक कमेंट कि यूजुअली हमारा पैटर्न यही होता है कि ये कम ही होता है कि एफबीआर जो मंथली और क्वार्टरली अपने जो अहदाफ हैं वो अकॉर्डिंगली हो, हमेशा ये पीछे ही रहते हैं। बट सम टाइम ये कहते हैं कि जी जो आखिरी क्वार्टर होता है तो उसमें दे मेक श्योर या होता है कि टारगेट के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी ये जो 683 बिलियन का शॉर्टफॉल है 10 महीनों में, तो वी हैव ओनली 2 months लेफ्ट फॉर दिस फिस्कल ईयर। तो कितने इम्कानात हैं कि कोई मुआवजा हो जाए कि इसमें मतलब एग्जैक्टली तो शायद वो ना उसको हिट पर करें, लेकिन उसके बिल्कुल करीब करीब पहुंच जाएं जो आपका टारगेट है? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एफबीआर एडवांसेस भी लेता रहता है और रिफंड्स भी, ऑल्दो इनके पिछले साल से कुछ थोड़ी से उन्होंने ज्यादा रिफंड्स पे किए हैं, रिफंड्स के भी इश्यूज रहते हैं, टाइमली पेमेंट नहीं होती। इसमें तो वो ये कह रहे हैं कि इस दफा इन्होंने अभी तक 500 अरब रुपए के रिफंड्स दिए, जो पिछले साल में 440 अरब या वो कितने थे। बहरहाल ये कि एक आउटस्टैंडिंग इनका कॉन्स्टेंटली एक इशू रहता है। जो इसमें असल चीज है ना कामरान, वो ये कि ये जो कलेक्शन हुई है 10,262 अरब रुपए की भी नाज़िर, इसके अंदर भी कोई 200 अरब रुपए से ज्यादा एक सुपर टैक्स की कलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी जो फेडरल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी जो रूलिंग आई थी उसके बाद 200 अरब रुपए वो भी इसके अंदर शामिल है, बल्कि 200 अरब रुपए से भी ज्यादा है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो इस वक्त का ट्रेंड है उसके मुताबिक ये कोई 1000 अरब रुपए के करीब कम से कम शॉर्टफॉल आ सकता है अगेंस्ट द डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट पे। हम नजर रखेंगे, ये एक डेवलपिंग स्टोरी रहेगी मुसलसल। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना पोटेंशियली लॉस हो सकता है इस मिडिल ईस्ट जंग की वजह से। क्या पाकिस्तान के जो लॉसेस इतने हाई हो सकते हैं जितने अमेरिकन को डायरेक्ट लॉसेज हुए? इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है अभी तो खैर सीज फायर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है और जो तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा है उसकी सूरत में तो पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये जंग इसी तरीके से जारी रहती है तो इसके हवाले से जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थर्सडे को एक उसका इजलास हुआ, तो उसमें उन्होंने इनपुट ली, जो एक आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, कि क्या मुमकिन तौर पर वर्स्ट केस सिनेरियोज हो सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है। तो तफसील तो आप बताएंगे, लेकिन जो ओवरऑल वर्स्ट केस लेस वर्स्ट से या वर्स्ट केस सिनेरियो 10 अरब डॉलर से लेके 68 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो सकता है प्रोवाइडेड डिफरेंट सिनेरियोज। तो ये सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड बताएं
कि ये जो असेसमेंट है ये किसकी तरफ से सामने आई है, एंड हाउ क्रेडिबल इज कि क्या साइंटिफिकली इसको बैक भी किया गया है कि यस इतने नुकसानात हमें हो सकते हैं। कामरान, बड़े ही अलार्मिंग नंबर्स हैं। ये कल नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की जो मीटिंग थी, नवीद कमर उसके चेयरमैन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने, अली सलमान साहब एक इकोनॉमिस्ट है, बड़े मंजे हुए इकोनॉमिस्ट हैं और उनका एक अपना इंस्टीट्यूट भी है प्राइम के नाम से। तो उनकी तरफ से ये वहाँ पे अदाद-ओ-शुमार जो है वो शेयर किए गए। इस पर बहुत ज़्यादा कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ पे नहीं हुई, उन्होंने अपना कोई मॉडल भी वहाँ पे शेयर नहीं किया, बट उन्होंने जो मुख्तलिफ सिनारियोज थे वो उन्होंने प्रोजेक्ट किए वहाँ पे, और ब्रेकअप ज़रूर दिया कि जो इतनी नुकसानात वो बता रहे हैं उसका बैकग्राउंड तो नहीं, बट उसके किस सेक्टर में, किस शोबे पे उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो बेस लाइन केस में तो उन्होंने बताया, जो आपको पता 3-4 बड़ी ही चीज़ें हैं ना जो पाकिस्तान में जो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। आपके तेल की कीमत है, आपकी तरसीलात ज़ारा रेमिटेंसेस जो गल्फ से आती हैं, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, और फिर जो वॉर की वजह से जो प्रीमियम जो इंश्योरेंस बढ़ रही है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन ये चार्जेस बढ़ रहे हैं सारे इंटरनेशनली, तो उसका जो इम्पैक्ट है उन्होंने कैलकुलेट किया। जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो जो हिट कर रही है ओवरऑल, तो उन्होंने बताया कि जो 3 सिनारियोज उन्होंने पेंट किए, अदर देन एक तो बेस लाइन तो हो गया, उसके बाद जो करंट सिचुएशन है जो कि 51 डेज की उन्होंने एस्टिमेट्स लिए हैं, 51 दिन के। फिर उनका अगर जंग जो वो 3 माह जारी रहती है तो क्या होगा, और जंग अगर जो है वो लंबी चलती है और जो तेल की कीमत है वो $150 फी बैरल से क्रॉस कर जाती है, जो कि सीवियर केस में है, तो तब क्या होगा। तो जो करंट केस में से लेकर सीवियर केस में जो मिनिमम लॉस वो एस्टिमेट कर रहे हैं सालाना, दिस इज एनुअल, वो $10 अरब से लेकर $50 अरब तक है, और जो मैक्सिमम वो कर रहे हैं एस्टिमेट वो है $14 अरब से लेके 68 अरब तक। तो ये बहुत ही एक हाई वो उन्होंने वो एक उसमें भी लिया हुआ नंबर को। अगर हम इसका ब्रेकअप देख ले 1 बाय 1, इस वक्त जो पाकिस्तान का जो मंथली ऑयल इंपोर्ट बिल था जंग से पहले वो कोई $1.7 अरब था, और आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को सुना होगा इस हफ्ते काबीना की मीटिंग में, उन्होंने कहा जी कि हमारा जो पहले वीकली हफ्ते का जो तेल की इंपोर्ट का बिल वो $30 करोड़ होता था, वो $80 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो 51 दिन की जंग है उसकी वजह से जो इसका मंथली इंपैक्ट एडिशनल है, इन्होंने जो तकरीबन $334 मिलियन सिर्फ तेल की मद में इन्होंने इस पे कैलकुलेट किया है बेस केस सिनारियो में। फिर रेमिटेंसेज जो है दरामदाद, सॉरी हमारी जो तरसीलात ज़ारा है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट को इन्होंने कोई $330 मिलियन इन्होंने पर मंथ कैलकुलेट किया हुआ है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो हिट है वो $400 मिलियन तक की है, ठीक है, और जो वॉर रिस्क है वो कोई $100 मिलियन का है। तो ये मंथली इन्होंने जो इम्पैक्ट निकाला हुआ है $1.2 अरब का निकाला हुआ है करंट जो अभी 51 दिन की जंग है, जिसको आप मल्टीप्लाई 12 से कर लें तो उनका जो नंबर है कोई वो $14 अरब का आ रहा है। ये है एक जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसके ऊपर इनका ख्याल है कि इतना तो नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी का होगा 10 से $14 अरब का। अब जो दूसरा केस है विच इज रिलेटेड टू 3 मंथ्स, 2 महीने जंग हो चुके हैं, तीसरा शुरू हो चुका है। तो इसमें एडवर्स केस सिनारियो उन्होंने कहा है, इसमें उन्होंने कहा जी कि ऑयल का जो हमारा इंपोर्ट बिल है पर मंथ उसमें इजाफा होगा $1 अरब पर मंथ। इसका मतलब साल का जो एडिशनल इम्पैक्ट है, अगर आपका $1.7 अरब था तो आप जाएंगे $2.7 अरब के ऊपर। और फिर इसके साथ जो रेमिटेंसेज है, रेमिटेंस सिर्फ ये गल्फ की ले रहे हैं, पूरी रीजन की नहीं ले रहे, सॉरी पूरी कंट्री तमाम वर्ल्ड की नहीं ले रहे, जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेज आ रही हैं उसमें रेमिटेंस में इन्होंने $500 मिलियन से लेकर $700 मिलियन पर मंथ इन्होंने इम्पैक्ट कैलकुलेट किया हुआ है। फिर एक्सपोर्ट्स का $600 से $800 मिलियन है, और जो वॉर प्रीमियम है वो कोई $100 से $150 मिलियन है। ये जो 3 मंथ का जिसको एडवर्स सिनारियो ये कह रहे हैं अली सलमान साहब, इसमें ये $24 अरब से लेकर $32 अरब का नुकसान दिखा रहे हैं। और इस केस में जो इन्फ्लेशन है वो कोई 13 से 15% तक जाएगी, और जो 51 दिन का जो इम्पैक्ट था वो उसमें इन्फ्लेशन 10 से 12% दिखा रहे हैं, जो कि ठीक लग रहा है, क्योंकि आज जो नंबर जो रिपोर्ट किया गवर्नमेंट ने वो कोई 11% इन्फ्लेशन है, जिसके ऊपर हम कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करें, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। तो 11% इन्फ्लेशन जो है वो आई है अप्रैल के महीने की। तो ये जो इनका एनालिसिस उस पर कम से कम इन्फ्लेशन के हद तक तो चीजें इनकी सही साबित हो रही हैं। अब आ जाते हैं सीवियर केस सिनारियो। सीवियर केस सिनारियो में $150 फी बैरल की प्राइस आपकी क्रॉस करेगी, जिसमें ऑयल का जो एडिशनल इम्पैक्ट है $1.8 अरब से लेके $2.8 अरब तक जा रहा है। दैट मीन्स कि $2.8 अरब का एडिशनल इम्पैक्ट आ रहा है, तो टोटल तो आपका रफली ये कोई $4.5 अरब के करीब पर मंथ आपका ऑयल इंपोर्ट का बिल चला जाता है। रेमिटेंसेज के ऊपर हिट दिखा रहे हैं पर मंथ $1.5 अरब। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो $18 अरब, तो यही आपका हो जाता है। देन यू हैव एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये इम्पैक्ट दिखा रहे हैं पर मंथ $1.2 अरब। अब ये जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $2.5 अरब
की। तो अगर 1.2 अरब डॉलर का इम्पैक्ट यहीं से आ गया तो आधी एक्सपोर्ट तो आपकी फारिग होगी। रेमिटेंसेज इन 1.5 अरब डॉलर का है, ये 40% बनता है आज की हमारी टोटल रेमिटेंस का, जो 3.8 अरब डॉलर आपका लास्ट नंबर आया था। वॉर इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं दिखा रहे, 200 मिलियन डॉलर का दिखा रहे हैं। तो इनका जो एनुअल इम्पैक्ट है जो सीवियर केस सिनारियो में वो कोई 50 अरब डॉलर से लेके 68 अरब डॉलर तक इम्पैक्ट ये दिखा रहे हैं। लेट्स होप कि ये एक सिनेरियो हो और अल्लाह ना करे कि इस पे बात करने की इस तरह के जो हालात हैं वो क्रिएट हों, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। और मेरा ख्याल में बाकी दुनिया के लिए भी ये डेवस्टेटिंग होगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान तो मुतासर नहीं होगा, बाकी दुनिया भी मुतासर होगी। ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है इस इशू पे भी जारी रहेगी, और एक और इशू भी डिस्कस करना है कि जब इस तरह के वर्स्ट के सिनेरियो सामने आ रहे हैं तो गवर्नमेंट दूसरी तरफ जो बिजनेस एज यूजुअल की अप्रोच है उसको क्यों जारी रखे हुए है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया कि अगर ईरान अमेरिका जंग जारी रहती है, जो मुख्तलिफ सिनेरियोज जो पिक्चर एक हमने आपके सामने रखी, एक गैर मामूली हालात हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हुकूमत की तरजीहात देखें तो वो आपको बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच नजर आती है। इस हफ्ते एक और जो डेवलपमेंट हुई शहबाज, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक जो बिल है वो मूव किया है, अमेंडमेंट करना है उन्होंने, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जिस पर मेरे ख्याल में आज तक अमल दरामद तो नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या इसमें जो अमेंडमेंट्स जो वजारत खजाना करना चाह रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर जो एक उसमें लिमिट रखी गई थी कितना आप सालाना कर्जा ले सकते हैं, क्या उसमें कुछ सजा तजवीज़ कर रहे हैं? कोई ऐसा इनकलाबी कदम तो नहीं लेने वाले हैं? आप ब्यूरोक्रेसी जो है और जो हुकूमत है अपने आप को तो सजा नहीं देगी ना। ये कामरान 2005 का कानून है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट। इसका उस वक्त लाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का कर्जा जो है, आपको याद है कि बहुत ज़्यादा हो गया था 90s की डेकेड में। फिर हम जो एक जंग थी दहशतगर्द के खिलाफ, उसके पार्टनर बने, फिर हमें कुछ रिलीफ मिले, हमारा जो डेट था वो रोल ओवर कर हो गया, तो कुछ वो उनका डेट जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। बट जब से ये कानून बना इस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। इस पर जो फंडामेंटल चीज उस वक्त ये थी कि पाकिस्तान का जो कर्ज है उसकी इकोनॉमी का जो भी साइज होगा उसके 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इकोनॉमी की वैल्यू 100 रुपया है तो आप 60 रुपए से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकते। तो ये उसका मकसद था, बट ये लिमिट जो है वो कभी भी अचीव नहीं हुई। अभी भी जो पिछला माली साल खत्म हुआ है 71% है बजाय, बल्कि वो जो 60% लिमिट थी उसको भी सागदार साहब जब वजीर खजाना थे पिछली गवर्नमेंट में अपनी में, तो उसमें उन्होंने इस लिमिट को फर्दर उन्होंने रिड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त जो लिमिट बनती है वो 56% बनती है, 60 भी नहीं रही। तो हमारा जो हुकूमत की पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो भी साइज है, अगर 100 रुपया साइज है तो 56 रुपए से ज्यादा हुकूमत कर्जा नहीं ले सकती, लेकिन इस ने 71% के बराबर कर्जा लिया हुआ है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि एक इसी कानून के अंदर एक तरमीम पेश की गई वजारत खजाना की तरफ से। तरमीम ये नहीं थी कि कर्जा जो हम लिमिट को हम अचीव नहीं कर पा रहे, हम इसको कैसे स्ट्रिंजेंट करेंगे, तो अगर कोई वायलेशन हम करते हैं तो हुकूमत बंद हो जाएगी। जैसे अमेरिका में हो जाती है कि डेट की जब लिमिट वहां पे ब्रीच होती है, जब तक कांग्रेस उसको अप्रूव नहीं करती गवर्नमेंट बंद हो जाती, गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं आया। तो कानून में ये तरमीम पेश की गई जो कि कायमा कमेटी ने मंजूर भी कर दी नवीद कमर साहब की सरबराही में, कि जो डेट ऑफिस है उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उसकी जितनी भी हुकूमत जो है वजारत खजाना उनका तादाद है वो खुद अपने मुकर्रर कर सकते, उस पर कोई उनकी टेन्योर के ऊपर भी कोई लिमिटेशन नहीं होनी। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है। इस वक्त भी जो अगर डेट ऑफिस को देखें, इट इज स्टिल वर्किंग अंडर कैपेसिटी। जो इनके पास ऑलरेडी पोस्टें हैं उन पोस्टों के अगेंस्ट वहां पे बंदे ने। सबसे बड़ी बात यह है कामरान, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त डायरेक्टर जनरल डेट नहीं है। चंद माह पहले जो थे मसूफ जो मोहसिन चांदना साहब थे, उन्होंने वो रिजाइन कर दिया था, उन्होंने एक और जॉब में सिंध में गवर्नमेंट में चले गए, तो उनकी वो पोस्ट आज भी खाली पड़ी है। डीजी डेट है कोई नहीं, वहाँ पे एक डायरेक्टर लेवल के एक ऑफिसर वजारत काम वही कर रहे हैं, उनके साथ एक टीम भी है, एक और भी डायरेक्टर है और नीचे 2-3 लोग और हैं। डेट ऑफिस अभी तक स्ट्रेंथन हुआ ही नहीं है और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट है। जो एक्सटर्नल डेट है कहीं बुक हो रहा है, डोमेस्टिक डेट कहीं पे बुक हो रहा है, कुछ बाकी चीजें कहीं, और जो असल काम करने वाले के कर्जे को कैसे कंट्रोल कीजिए उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई तवज्जो अगर है भी तो वो एटलीस्ट उनके टारगेट जो है वो अचीव नहीं। तो ये सवाल भी कल कमेटी की तरफ से हुए कि आप नंबर्स ऑफ जो पर्सन है वो बढ़ा रहे हैं और ऐसे वक्त में बढ़ा रहे हैं जब ऑस्टेरिटी है, तो क्या इससे आप कर्जा कम कर लेंगे? तो नवीद कमर साहब ने बड़ा इस पे उनका हमारे ऊपर कल जिम्मेदारी ना है कि हमने डायरेक्टर्स की पोस्टें नहीं बढ़ाई, तो इसलिए जो है कर्जा कम नहीं हुआ। बहरहाल उनका एक अपना तरीका था गवर्नमेंट को ये रिलैक्सेशन देने का, वो अक्सर देते रहते गवर्नमेंट को रिलीफ इस तरह की। बट वजारत खजाना का मौक़िफ़ ये था कि अगर वज़ीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना के पास ये भी राइट नहीं है वो कितने नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स लगा सकते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे, वजारत कैसे चलाएंगे, दोनों साइड की चीज़ें हमने वहाँ के सामने रख दी हैं। बट प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ऑस्टेरिटी है
वो उसके ऊपर शायद ये जो चंद पोस्टें बढ़ेंगी, चंद लाख का, चंद करोड़ रुपए का इम्पैक्ट आएगा। असल चीज होती है आप सिग्नल क्या दे रहे हो। सिग्नल ये है कि हमारे लिए बिजनेस एज यूजुअल है इस वक्त, और जो हालात हैं पूरी दुनिया में वो बिजनेस एज यूजुअल है, वो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते। बट इन एनी केस दिस इज आवर गवर्नमेंट प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।